Hello friends, welcome back to my channel. This is Manish. By profession I am system architect and having more than 13 years of experience in IT industries. On this platform you will learn many of IT technologies like system and network administration, cloud solution, antivirus and firewall management, system network monitoring tool, backup and security tools, patch management and DevOps tools, image management, virtualization, image cloning and help desk tool and many more. So stay tuned on my channel. तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड। उसमें टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से एक डोमेन एनवायरनमेंट आपका वर्क करता है और किस तरह से हम RODC को इंस्टॉल करते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर वो क्या होता है, उसको हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट होता क्या है? देखो एक नॉर्मल से लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ कि फॉरेस्ट क्या होता है। अगर अपन बात करते हैं जंगल में क्या होता है, बहुत तरीके से पेड़ होते हैं, राइट, ट्रीज होते हैं, राइट, जो डिफरेंट काइंड के होते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं, राइट। तो फॉरेस्ट भी सेम वही चीज होती है एक्टिव डायरेक्टरी में। फॉरेस्ट क्या है? बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रीज, ठीक है, एक कलेक्शन है किसका? डिफरेंट ट्रीज का। आप ट्रीज की बात करते हैं उससे पहले हम फॉरेस्ट को और डीप में थोड़ा सा देखते हैं कि एन एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी में जो हाईएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। मतलब जो फॉरेस्ट हम ये बोल सकते हैं कि वो सबसे टॉप पे आता है और उसके बाद ही सारी की सारी चीजें उसके अंडर में आती हैं। ईच फॉरेस्ट शेयर्स अ सिंगल डेटाबेस, जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रलाइज डेटाबेस जो कि एक्टिव डायरेक्टरी होती है, राइट। तो ईच फॉरेस्ट शेयर्स अ सिंगल डेटाबेस, अ सिंगल ग्लोबल एड्रेस जिससे कि वो रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको डायग्राम के बताऊंगा कि जैसे exe.com है, ये मेरा बकायदा पूरा DNS सफिक्स है, राइट। तो वो फॉरेस्ट पर्टिकुलर exe.com के नाम से जाना जाएगा और सिंगल ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में जाया जाएगा और एक सिक्योरिटी बाउंड्री होगी जिसके अंदर डिफरेंट ट्रीज आते हैं। ट्रीज मतलब आप बोल सकते हो मल्टीपल डोमेन्स जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द जो भी हमने उस पर ट्रस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग। ट्रस्ट क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले फॉरेस्ट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ ट्रीज, ठीक है। ट्रीज में आपके डिफरेंट ट्रीज आ सकते हैं, डिफरेंट डोमेन्स आ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अ यूजर ऑफ और एडमिनिस्ट्रेटर इन वन फॉरेस्ट कैन नॉट एक्सेस अनदर फॉरेस्ट। मतलब एक फॉरेस्ट में अगर आपका कोई यूजर एडमिनिस्ट्रेटर बना है तो वो दूसरे फॉरेस्ट में उसको एक्सेस नहीं होता बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको परमिशन दे सकते हैं, कैसे वो ट्रस्ट और रिलेशनशिप में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब कोई यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर बनता है एक फॉरेस्ट में तो वो दूसरे फॉरेस्ट को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। एडी फॉरेस्ट कैन बी यूज टू आइसोलेट दी एडी ट्रीज। देखिए मैंने बताया था एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट कैन बी यूज टू आइसोलेट एडी ट्रीज, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी ट्रीज विद स्पेसिफिक डेटा एंड गिव ऑटोनॉमी टू द यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटा, राइट। तो हम बोल सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का फॉरेस्ट क्या है? डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एडी ट्रीज, राइट। उसके बाद बात करते हैं द प्राइमरी एडवांटेज। इसका प्राइमरी एडवांटेज क्या है? The primary advantage to creating an active directory forest is that the forest act as a centralized mechanism, जैसे मैंने बताया था आपको, centralized database mechanism for managing and controlling authentication and authorization across the organization। तो within a organization basically active directory forest क्या करता है? एक centralized mechanism provide कराता है किसके लिए? to manage और control authentication and authorization, कि किसको एक्सेस देना है, किसका एक्सेस से परमिशन है, कौन यूजर लॉगिन ऑथेंटिकेट करेगा, वो सारी की सारी का पूरा जो वो कंट्रोल होता है सेंट्रलाइज मैकेनिज्म के थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट यूजर ऑब्जेक्ट यूजर अकाउंट विद इन द एक्टिव डायरेक्टरी। तो एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उस पर्टिकुलर विद इन अ बाउंड्री लिमिट, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट इज द कलेक्शन of more than one domain tree, जैसा अपन ने डिस्कस किया था, having different name space or roots, right। This means that the forest contains a number of domain trees that do not share a common name space or more so do not have the same parent domain, right। ये क्या बोलना चाह रहा है इसके बारे में मैं आपको एक बार डायग्राम से बताता हूँ। जैसे ये देखिए एक डायग्राम है, राइट। इसमें देखिए दो डिफरेंट डोमेन DNS नेम स्पेस है। कौन सा? एक xyz.com, दूसरा abc.com। xyz.com के अंदर भी आपके सब डोमेन है it.xyz.com, account.xyz.com, abc के अंदर hr.abc.com और abc के अंदर ही है sales.abc.com। ये आपके डिफरेंट ट्रीज हैं बेसिकली, राइट। अब इन ट्रीज का कलेक्शन
इसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज उनका एक कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल आपके ट्रीज आ सकते हैं, मतलब डोमेन नेम स्पेस आ जाता है, और जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर डोमेन से। फॉर एग्जांपल xyz.com जो है मेरा रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, xyz.com और उसके सब डोमेन के लिए, abc.com और उसके सब डोमेन्स के लिए। xyz.com और abc.com का कोई मेल नहीं है जब तक कि वो किसी ट्रस्ट से नहीं बनते, और ट्रस्ट जब वो बन जाती है तब वो एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में या पर्टिकुलर जो भी हम ट्रस्ट बनाएंगे उसके अंदर में आते हैं, और तब जाकर के वो आपस में एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, राइट। तो मैं आपको यही बता रहा था इस चीज में कि all trees, but for all the trees in the forest there is a common configuration and global catalog। तो पूरे एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज है उसको कंबाइन कर दिया गया, एक फॉरेस्ट बन गया। तो फॉरेस्ट में ग्लोबल कैटलॉग जो होगा वो केवल एक ही होगा, और जो वो कॉमन के रहेगा सारे के सारे डोमेन ट्री के लिए। एन एक्टिव डायरेक्टरी ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ डोमेन्स विद इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क। एक्टिव डायरेक्टरी ट्री क्या है, अ कलेक्शन ऑफ डोमेन्स और उसके सब डोमेन्स विद इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क। जैसे अपन ने देखा था xyz.com के सब डोमेन भी थे, राइट। तो उनका कलेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स का और उसके सब डोमेन्स का। द टीम रेफर्स टू द फैक्ट दैट ईच डोमेन हैज एग्जैक्टली वन पेरेंट लीडिंग टू हायरार्की ट्री स्ट्रक्चर। जैसे अपन ने डिस्कस किया था, ये देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर पेरेंट है, कौन सा, xy.com, और उसके बाकी उसके सब चाइल्ड बोल सकते हो या उसके सब डोमेन हुआ वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। और इसी तरह से abc.com का, और दोनों को जब अपन कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, मल्टीपल डोमेन ट्री को जब आप कंबाइन कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। तो अब ये चीज क्लियर होगी कि फॉरेस्ट क्या है। अ फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन ट्रीज। इस पूरे फॉरेस्ट में और आपके ट्री एनवायरनमेंट में, पूरे एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन एनवायरनमेंट में, कि ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है। ये बहुत टर्म जो होगी बेसिकली आपके आगे आएगी और किस हिसाब से होगी मैं आपको बताऊंगा। ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, बेसिकली ग्लोबल कैटलॉग इज अ फीचर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी का फीचर है डोमेन कंट्रोलर का, दैट अलाउज अ डोमेन कंट्रोलर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एनी ऑब्जेक्ट इन द फॉरेस्ट, राइट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आप सर्चिंग कर रहे हो, राइट, किसी से भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्च कर रहे हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारा का सारा परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ग्लोबल कैटलॉग। तो ग्लोबल कैटलॉग ऑब्वियसली ये क्या एक फीचर है, तो एक फीचर है तो किसी पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर पे होगा, इनेबल होगा, राइट, फीचर या सर्विस। तो ये फीचर या सर्विस जिस भी डोमेन कंट्रोलर पे इनेबल होता है दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। तो जिस डोमेन कंट्रोलर पे ग्लोबल कैटलॉग का जो फीचर है वो इनेबल होता है। ग्लोबल कैटलॉग का फीचर इनेबल क्यों करते हैं हम, बेसिकली ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके पर्टिकुलर डोमेन एनवायरनमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। कोई भी अगर फॉरेस्ट में आप सर्च मारते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है या उससे कोई पर्टिकुलर क्वेरी करते हो उससे रिलेटेड, तो उसकी जो सर्चिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ग्लोबल कैटलॉग, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर डोमेन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो आपके मेंबर है किसका, डोमेन कंट्रोलर का या नहीं है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर फॉरेस्ट में अगर आपकी कोई भी सर्चिंग होती है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल कैटलॉग। और जिस भी ये ग्लोबल कैटलॉग फीचर जिस भी सर्वर पे इंस्टॉल होता है तो दैट इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। डोमेन कंट्रोलर जिस पर ये इंस्टॉल होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। डोमेन कंट्रोलर्स विद द ग्लोबल कैटलॉग फीचर इनेबल आर रेफर्ड टू एज ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, राइट। तो ये आपका बेसिकली कुछ टर्म्स थी कि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है, ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, क्योंकि हम ये नेक्स्ट वीडियोस में अपन इसी वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, आगे प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बेसिकली GCS जो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है उसके फंक्शंस क्या हैं। देखिए फंक्शंस तो बहुत हैं लेकिन कुछ फंक्शंस की मैं नॉर्मल बात करता हूं जिससे जो रिलेटेड है, जैसे ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन एक नॉर्मल चीज है कि कभी भी कोई यूजर बनता है, यूजर क्रिएट होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में, तो वो लॉग इन करता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एन इंटरेक्टिव डोमेन लॉगिन अ डोमेन कंट्रोलर विल प्रोसेस द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल ऑफ द ग्रुप। मतलब बेसिकली आपका जो डोमेन कंट्रोलर जो GCS वो क्या होगा, आपका जब भी आपका लॉगिन करेगा यूजर, ठीक है, इंटरेक्टिव लॉगिन डोमेन लॉगिन होगा तो उसको प्रोसेस करना ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को, और उसके अकॉर्डिंग जो ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन है उसको अवेलेबल कराना। फिर बात आती है यूजर प्रिंसिपल नेम रिजोल्यूशन। जब भी कोई यूजर लॉगिन होता है, ठीक है, उसका नेम रिजोल्यूशन करना या पर्टिकुलर उससे रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल exe.com आपका DNS नेम सब वो है,
राइट। तो यूजर वन अगर अपन क्रिएट करते हैं, बाई चांस यूजर वन है उसका, तो उसका नाम किस हिसाब से रिप्रेजेंट होगा, यूजर नेम @डोमेन नेम, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया exe.com अपन ने डोमेन नेम लिया, domain.com लिया, तो उसी तरह से कैसे होगा, यूजर वन @exe.com। तो लॉगन रिक्वेस्ट मेड यूजिंग अ यूजर प्रिंसिपल नेम, राइट। यूजर प्रिंसिपल नेम क्या हुआ आपका, नॉर्मल यूजर का नाम @डोमेन नेम, जो भी आपका डोमेन नेम है, जैसा कि exe.com हो गया, या पर्टिकुलर कोई भी आप xyz.com है, जो भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो डीएनएस आप नेम डीएनएस सफिक्स आप यूज करते हैं, डीएनएस नेम सफिक्स, उसके लिए रिक्वायर अ सर्च ऑफ ग्लोबल कैटलॉग टू आइडेंटिफाई द यूजर अकाउंट कंटेनिंग अ मैचिंग यूजर प्रिंसिपल नेम वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, यूजर बनता है उससे रिलेटेड, तो वो पर्टिकुलर आपके एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में जाके सेव होता है। तो वहां से जो आपकी सर्चिंग होती है वो कौन उठा कर लेके आता है, आपका ग्लोबल कैटलॉग की आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये यूजर जिसने रिक्वेस्ट की, ये यूजर वही यूजर है जिसकी रिलेटेड जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपके सेंट्रलाइज डेटाबेस में सेव हो रखी है या नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज को सर्चिंग के लिए भी यूजर प्रिंसिपल नेम रिजोल्यूशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर बात आती है यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप। यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप में क्या होता है, लॉगन रिक्वेस्ट मेड इन मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट। मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट जैसे आपके मल्टीपल डोमेन्स है, exe.com, xyz.com, avc.com, ठीक है, जितने भी आपके जो डोमेन एनवायरनमेंट है, मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट रिक्वायर द यूज ऑफ ग्लोबल कैटलॉग दैट कैन चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी यूनिवर्सल ग्रुप एंड डिटरमाइन इफ द यूजर लॉग इन ऑन इज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दोज ग्रुप। तो जब भी यूजर लॉग इन करता है, राइट, तो उससे रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन, कौन से वो यूनिवर्सल ग्रुप में है, एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से में नहीं करता, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को भी जो प्रोवाइड कराता है वो आपका ग्लोबल कैटलॉग सर्व होता है। ऑब्जेक्ट सर्च की बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट सर्च में कोई भी आपका सर्चिंग एनवायरनमेंट होता है, किसमें, सेंट्रलाइज डेटाबेस में, एक विद इन अ पर्टिकुलर बाउंड्री डोमेन में, तो उसके लिए भी जो रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है। तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर अगर नहीं होगा तो आपकी जो सर्चिंग है, ऑथेंटिकेशन की जो प्रोसेस है, वो आपकी वर्क नहीं कर पाएगी, राइट। अब इसके बाद बात आती है एक्टिव डायरेक्टरी के पार्टीशन। जब भी आपने देखा होगा मेरी शुरुआत की वीडियोस में, मैंने आपको बताया था एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है वो कहाँ जाके सेव होता है, सी विंडोज आपके उसमें जाकर के, ठीक है। उसमें क्या होता है, एनटीडीएस नाम का एक फोल्डर होता है, सिस्टम 32 में एनटीडीएस नाम का एक फोल्डर होता है, जिसके अंदर आपका ntds.dit फाइल होती है, जो आपकी डेटाबेस फाइल होती है, राइट। तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है वो बेसिकली आपके एक्टिव डायरेक्टरी के 4 पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। 4 पार्टीशन कौन कौन से पार्टीशन रहते हैं, जो कि आपकी सारी का सारी स्टोर इन्फॉर्मेशन कहां पे होती है, आपकी ntds.dit में। और ये जो पार्टीशन होते हैं ये लॉजिकली सेपरेटेड होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि इसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस है, तो ये सारे के सारे जो पार्टीशन है ये क्या लॉजिकली सेपरेटेड हैं और विद इन दिस डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस, ntds.dit फाइल, राइट। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका डोमेन पार्टीशन, फिर आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, फिर आता है स्कीमा पार्टीशन, और फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन पार्टीशन। ये 4 पार्टीशन लॉजिकल सेपरेटेड पार्टीशन होते हैं आपके डेटाबेस में, जिसमें कि 3 पार्टीशन जो कॉमनली आपके सब लोगों को पता होने चाहिए, कौन कौन से, डोमेन पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन और स्कीमा पार्टीशन। अब डोमेन पार्टीशन में क्या होता है, डोमेन पार्टीशन में इंफॉर्मेशन होती है आपकी डोमेन्स ऑब्जेक्ट की और उनकी देर एट्रीब्यूट की, कि उसमें से कौन सा टेलीफोन नंबर है, तो एट्रीब्यूट बेसिकली आपके उसका एक फील्ड आ जाएगा, राइट। तो डोमेन पार्टीशन में डोमेन के ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी और उसके उनकी एट्रीब्यूट्स की। फिर बात आती है कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन की। कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेस्ट टोपोलॉजी इंक्लूडिंग डोमेन कंट्रोलर एंड द साइट लिंक्स। फॉरेस्ट टोपोलॉजी मतलब जैसे अपने कितने आपके इस पर्टिकुलर जो आपका बना हुआ है, फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट में कितने मल्टीपल डोमेन्स है, उन दोनों के बीच में, उन सबके बीच में आपस में रिलेशन कैसा है, तो वो एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है बेसिकली, ठीक है। तो टोपोलॉजी, किस तरह की टोपोलॉजी बनी हुई है इस फॉरेस्ट में, उसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज आता है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, इंक्लूडिंग डोमेन कंट्रोलर, कौन कौन से डोमेन कंट्रोलर्स हैं और कितनी तरह की साइट लिंक है। साइट लिंक क्या होता है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया को आपने कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग आपकी जगह पे आपके लोकेशन पे डोमेन एनवायरनमेंट, डोमेन कंट्रोलर बना हुए हैं और आपस में उन दो डोमेन बने हुए हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया आपने। तो ये साइट लिंक जो होता है बेसिकली इसके लिए भी आपको जो डिफाइन करता है वो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन होता है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है इसकी। फिर बात आती है स्कीमा पार्टीशन की। स्कीमा पार्टीशन क्या होता है, स्कीमा पार्टीशन इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन का जो लॉजिकल एक्सटेंशन है दैट इज कॉल्ड स्कीमा पार्टीशन एंड कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट क्लास इन द फॉरेस्ट,
and the rules that control the creation and manipulation of those object। तो स्कीमा पार्टीशन क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन है उसका लॉजिकल एक्सटेंशन है, और इसके अंदर क्या होता है आपके हर एक ऑब्जेक्ट की क्लास की, जो फॉरेस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्लास और उनके रूल्स जो कि आपको कंट्रोल करते हैं, क्रिएशन करना है मैनिपुलेशन करना है दोनों ऑब्जेक्ट मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में, तो उन सब की इंफॉर्मेशन किसमें सेव होती है, स्कीमा पार्टीशन में। फोर्थ नंबर का जो पार्टीशन होता है दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन पार्टीशन। एप्लीकेशन पार्टीशन बेसिकली क्या, दिस पार्टीशन कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन। जो एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस है उनकी इंफॉर्मेशन रखता है एप्लीकेशन, जैसे इसका नाम दिख रहा है एप्लीकेशन पार्टीशन, मतलब एक ऐसा लॉजिकल पार्टीशन जो इंफॉर्मेशन रख रहा है किसकी, एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो कि एडी से इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है। Application partition have no specific replication requirement. They are not required to replicate to other domain controller but can be configured to replicate to any domain controller in a forest में। तो it is not necessary कि आप application partition का हुआ है, लेकिन basically application partition कहाँ यूज होता है, कहाँ आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे AD integrated application की बात आ रही है, राइट। तो जैसे कि देखिए मैंने एक डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक डोमेन ट्री है, डोमेन है xyz.com, इसके अंदर ये डोमेन ट्री बनाया हुआ है hr.xyz.com जो इसका सब डोमेन है, ऐसे ही sales.xyz.com। तो अगर मैं डोमेन पार्टीशन की बात करूंगा तो डोमेन पार्टीशन में क्या आएगा, DC मतलब डोमेन कंट्रोलर इज इक्वल टू xyz मतलब जो DNS सफिक्स है, और DC इज इक्वल टू com जो आपका TLDS है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा आपका डोमेन कंट्रोलर। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन की बात करूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में अपन देखेंगे ये ऑब्जेक्ट की कहां पे देखेंगे और किस तरह से वैल्यू इनकी दिखती है। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, CN इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन कॉमा DC इज इक्वल टू XYZ कॉमा DC इज इक्वल टू com, राइट। इस तरह से मतलब बेसिकली तीन अलग अलग पार्ट्स में वो कर दिए। ऐसे ही स्कीमा पार्टीशन CN इज इक्वल टू स्कीमा कॉमा DC इज इक्वल टू XYZ कॉमा DC इज इक्वल टू com। तो इस तरह से आपका ये आपके लॉजिकल पार्टीशन होते हैं, किसमें कोई भी डोमेन एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर तीन लॉजिकल पार्टीशन जो यूज में आते हैं, और चौथा एप्लीकेशन पार्टीशन जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो कि AD एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस के लिए होता है, राइट। तो ये कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी थी। उसके बाद हम बात करते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की, कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। आज की वीडियो में हम रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर होता है क्या। जैसे नाम देखो इसका है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, मतलब डोमेन कंट्रोलर जो अपन ने बनाया था उसकी रीड ओनली कॉपी जो होगी वो किसके पास होगी, इसके पास RODC का। तो बेसिकली रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का यूज क्या है, पहले अपन रीड ओनली डोमेन कंट्रोल बात करते हैं। RODC, RODC इज अ सर्वर दैट होस्ट एन एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस रीड ओनली पार्टीशन, मतलब जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन होगी वो किस में होगी, रीड ओनली में, ठीक है। इसमें अपन राइट नहीं कर सकते, ठीक है। RWDC जो होता है रीड राइट डोमेन कंट्रोलर, दैट इज डिफरेंट, वो आपका डोमेन कंट्रोल जो आप बाय डिफॉल्ट बनाते हो उसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। RODC में केवल और केवल उसकी रीड ओनली RWDC की इंफॉर्मेशन सेव रहती है। स्टोर एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन डेटाबेस रीड ओनली कॉपी ऑन द DC, जैसे मैंने आपको बताया, बट इट हैज मच मोर फंक्शनलिटी देन जस्ट अ डेटाबेस रीड ओनली। क्यों, क्योंकि सारा का सारा बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन फैच होगी वो आपकी रीड राइट डोमेन कंट्रोलर से नहीं होगी, वो आपकी RODC से होगी। RODC इज अ सर्वर दैट होस्ट एन एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस रीड ओनली पार्टीशन एंड रेस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जैसे ही कोई होती है लॉगिन से रिक्वायर, तो वो पहली इंफॉर्मेशन जो सर्चिंग के लिए जाएगी वो RODC के पास चली जाएगी और वहीं से सारी इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी, राइट। तो RODC का बेसिकली फंक्शन आपको समझ आ गया कि क्या होता है। रीड ओनली ADDS डेटाबेस एप्लीकेशन दैट नीड्स ओनली डेटाबेस रीड एक्सेस कैन यूज RODC। तो जिसको केवल आपको डेटाबेस को एक्सेस करना है रीड में, ठीक है, वो किसको यूज करेगी, RODC की। फिल्टर एट्रीब्यूट सेट कॉन्फ़िगरेशन, अब फिल्टर एट्रीब्यूट सेट isn't replicated to any RODC in the forest। कोई भी चेंजेस होता है तो वो आपका सीधे RODC से वो नहीं होता, वो RWDC होता है। और इसलिए फायदा क्या है, इफ एन RODC इज कॉम्प्रोमाइज, अगर RODC किसी कारण से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हैक हो जाता है, ठीक है, एंड उसको मॉडिफाई करने के लिए वो दे जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी वो सेट RWDC पे रेप्लिकेट चेंजेस नहीं लेगा। तो RWDC जो होगा वो उसको इग्नोर कर देगा कि भैया ये तो RODC है, इससे इंफॉर्मेशन जो भी अगर चेंजेस होके आई है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लिमिटेड क्रेडेंशियल कैशिंग, एन RODC डजंट स्टोर यूजर और कंप्यूटर क्रेडेंशियल। तो RODC का बेटर एक और
फायदा क्या है कि उसके पास यूजर और कंप्यूटर के क्रेडेंशियल सेव नहीं होते, तो अगेन आरओडीसी कंप्रोमाइज होता है, तो इसमें भी आपकी कोई वो दिक्कत नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन इसमें जा सकती है। फिर होती है रीड ओनली डीएनएस, अगेन एन आरओडीसी डीएनएस डजंट अलाउ क्लाइंट अपडेट। ठीक है, जैसे आपने डीएनएस में हम जो आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें डीएनएस में क्या होता है, क्लाइंट अपडेट्स लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यूज चेंज होती हैं, तो आरओडीसी में डीएनएस में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ फायदे हैं कि आरओडीसी को हमको क्यों बनाना चाहिए और क्यों आपके डोमेन एनवायरनमेंट में यूज करना चाहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या हम आरओडीसी में यूजर क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट यूजर इन आरओडीसी? नहीं, हम यूजर नहीं क्रिएट कर सकते आरओडीसी में। कन्वर्ट आरओडीसी टू अ राइटेबल डीसी, अगेन आरओडीसी को हम आरडब्ल्यूडीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगेन नहीं। मेंबर सर्वर, अब मेंबर सर्वर क्या होता है, देखो आगे के टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे मेंबर सर्वर से रिलेटेड, लेकिन मेंबर सर्वर होता क्या है? बेसिकली मेंबर सर्वर क्या है? मेंबर सर्वर इज अ सर्वर रोल डिफाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, अ सर्विस दैट रन्स ऑन द विंडोज 2000 और लेटर। ठीक है, बेसिकली क्या है, एक सर्वर रोल है मेंबर सर्वर, और मेंबर सर्वर बिलोंग्स टू अ डोमेन बट is not a domain controller. Member servers provide the backbone of services and application in a domain. मतलब अगर member server क्या, अगर कोई भी सर्विस आपको या कोई एप्लीकेशन आपको लॉन्च करनी है विद इन अ पर्टिकुलर डोमेन एनवायरनमेंट, तो उसके लिए आपको मेंबर सर्वर चाहिएगा, जिसको जो केवल आपको रन करने में आएगा क्या, सर्विसेज और एप्लीकेशन को, राइट। उसके बाद बात आती है एवरी साइट नीड अ डोमेन कंट्रोलर। क्या हम हर एक जोग्राफिक लोकेशन पे एक डोमेन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट है? अगर आपका सपोज करो मल्टीपल, आपके एक ही डोमेन है मेरा xyz.com और आपकी डिफरेंट साइट है, फॉर एग्जांपल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूएस, 3 डिफरेंट साइट्स हैं, तो क्या हर साइट्स पे मेरे को डोमेन कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट है? तो ऑब्वियसली है। क्यों कि बाई चांस अगर आपका एक डोमेन कंट्रोलर मेरा डाउन हो जाता है तो मल्टीपल दूसरे डोमेन कंट्रोलर से मेरी कनेक्टिविटी आपकी बन रहे, इंफॉर्मेशन सारी फैच होते रहे। तो वी शुड हैव अ डोमेन कंट्रोलर एट ईच साइट सो दैट यूजर इन दैट साइट कैन कंटिन्यू वर्किंग इफ द इंटर साइट कनेक्शन फेल्स और इफ अदर साइट गो डाउन, राइट। तो हर एक साइट पे हमको डोमेन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट है। और फिर उसके बाद डोमेन कंट्रोलर तो आ गया, क्या हमको हर एक साइट पे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर की जरूरत है? अगेन ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या काम में आता है? इंडेक्स सर्चिंग के लिए, राइट। तो उसके लिए अगेन आपकी अगर सर्चिंग आपके एक ही साइट के अंदर डोमेन कंट्रोलर जो कि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है, अगर वो होता है तो सर्चिंग मेरी परफॉर्म फास्ट होगी, राइट। तो ये होना चाहिए हर एक साइट पे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे आरओडीसी को, वो सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आरओडीसी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर जो अपन ने लास्ट बार बनाया था, राइट। अपन कैसे चेक करेंगे, जब बनाता था नेट स्पेस शेयर, ठीक है, नेट स्पेस शेयर करके कमांड होती है जिससे पता पड़ जाएगा कि हाँ ये आपके इस पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इनेबल है, ठीक है, इंस्टॉल है। अब डोमेन इसका हुआ है, मैंने इसका आईपी एड्रेस देख लेता हूँ आईपी कॉन्फिग से, ठीक है, 172.16.0.1 और सबनेट मास्क ये, ठीक है। अगर मैं डीएनएस की इंफॉर्मेशन चेक करूंगा तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन /all, ये डीएनएस सर्वर भी है। अब मैं एक सर्वर बनाता हूँ विंडोज सर्वर 2022 और उस पर अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं करा मैंने, ठीक है। इस पे मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका आईपी एड्रेस सेट कर देता हूँ, ठीक है। आईपी एड्रेस मैंने सेट कर दिया इसका। ये देखिए इसका आईपी एड्रेस मैं बता देता हूँ, ये मैं सेट कर चुका हूँ 172.16.0.05 और डीएनएस सर्वर 0.1 दे दिया, राइट। सबसे पहले मैं सर्वर को डोमेन कंट्रोलर को पिंग करके देखता हूँ। ऑलराइट, ये पिंग आ रहा है। अब मैं अगर एक्टिव डायरेक्टरी जो आरओडीसी में इनेबल करूंगा उसके लिए सबसे पहले मैं सर्वर मैनेजर पे जाऊंगा, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ। ऐड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक जाऊंगा मैं, जस्ट नेक्स्ट, यहाँ पे भी जस्ट नेक्स्ट करूंगा। रोल बेस और फीचर बेस आरओडीसी जो मेरा पर्टिकुलर इस कंप्यूटर का नाम है वो आ गया, उसको जस्ट नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस पे इनेबल टिक मार्क करूंगा। ऐड फीचर्स, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट। और इसको रीस्टार्ट अगर रिक्वायरमेंट है रीस्टार्ट रिक्वायर कर दूंगा, जस्ट इंस्टॉल। तो अभी बेसिकली क्या होगा, जो एक्टिव डायरेक्टरी के जो रूल्स हैं वो इंस्टॉल होंगे और उसके बाद फिर हम इसको प्रमोट करेंगे एज अ आरओडीसी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। अब
पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन में प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, इस पर क्लिक करूंगा। जस्ट यहाँ पे इस तरह से आएगा। यहाँ पे ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक कर दूंगा। डोमेन का नाम है वो मैं दूंगा, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आएगा तो मैं देता हूँ जस्ट नाम dikshit.com, सॉरी dikshit.com जो मैंने डोमेन बनाया था। देन सेट क्रेडेंशियल मैं सेट कर दूंगा उसका, जो मेरे डोमेन एनवायरनमेंट के थे। ये देखिए रिट्राइविंग कर दिए, जैसे मैंने उसका डोमेन क्रेडेंशियल डाले उस पर्टिकुलर जो डोमेन मैंने बनाया था, ठीक है, उसके, तो जैसे इसने शो कर दिया। और जैसे इसमें सेलेक्ट कर लूंगा ओके। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड DSM सब बाय डिफॉल्ट होगा आपका। ये इन्फॉर्मेशन देखिए डोमेन कंट्रोल ऑप्शन की चल रही है, पूरा आपका सर्वर। अब मेरे को यहाँ पे क्या सेट करना है, देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, DNS सर्वर, ग्लोबल कैटलॉग, रीड ओनली। तो मेरे को रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्लिक करना है, तो इसको मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर अगर इसको रखना है तो इसको एज इट इज, या DNS सर्वर भी इसको ही रखना है, इसको भी रखना है, तो इसको हम टिक मार्क लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, आपकी अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ग्लोबल कैटलॉग पे इस पे इनेबल करेंगे तो क्या करेगा, ये इंडेक्सिंग यूज करेगा, लेकिन अभी मैं केवल इसको रीड ओनली डोमेन कंट्रोल बनाना है, तो इसको RODC करूंगा जस्ट। ठीक है, अभी मेरे पास कोई साइट नहीं है, एक ही साइट है डिफॉल्ट। जब भी कोई आपका डोमेन एनवायरनमेंट बनता है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है, तो बाय डिफॉल्ट पहली साइट बनती है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। तो अभी मैंने और भी कोई साइट बनाने रखी, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम शो करेगा। देन नेक्स्ट, ये देखिए इसने सारे ऑटोमेटिकली लिखा अकाउंट दैट आर अलाउड टू रेप्लिकेट पासवर्ड टू द RODC, जो भी आपका पासवर्ड एप्लीकेशन ग्रुप है उसमें, ठीक है। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट्स जो हैं बिल्ट इन है वो RODC के लिए रेप्लिकेट पासवर्ड के लिए डिनाइड रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर ऑपरेटर, बैकअप ऑपरेटर। जस्ट नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया IFM ऑप्शन। ये क्या होता है अपन बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफाई एडिशनल रेप्लिकेशन ऑप्शन में रेप्लिकेट फ्रॉम एनी डोमेन कंट्रोलर की जगह हम केवल वही डोमेन कंट्रोलर डालेंगे जहां से कि इंफॉर्मेशन ये रेप्लिकेट होनी है और जिससे ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर वर्क करेगा। तो अभी मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया डोमेन कंट्रोलर को, जिसपे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करी थी। एंड देन नेक्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट जैसे अपनी सेटिंग हमेशा आती है सी विंडोज के अंदर NTDS। जस्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये देखिए सारी प्री रिक्वेस्ट चेक कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको जस्ट केवल आप इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल। देखिए दिस सर्वर वाज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड एज अ डोमेन कंट्रोलर। कौन सा डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। अब ये ऑटोमेटिकली आपका सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। जस्ट क्लोज कर देता हूं मैं इसको। अभी मैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज पे जाता हूं, जिस पे जो डोमेन कंट्रोलर एक्टिव डायरेक्टरी मैंने जिस पे इंस्टॉल की थी सबसे पहले, इस पे क्लिक करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज पे। एक्सपांड करता हूं साइट्स को। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम जिस पे अपन ने इंस्टॉल किया था, इसको मैं क्लिक करता हूं। इसमें सर्वर्स पे जाता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे है ना दोनों सर्वर दिखा रहा है, जो बाय डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर है वो, और जो RODC अपन ने बनाया था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए, राइट। अब मैं अगर जैसे देखिए जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, उस पे जाके डबल क्लिक करके उस पे NTDS सेटिंग राइट क्लिक करके जाता हूँ, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज पे। तो देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है ग्लोबल कैटलॉग पे टिक मार्क है। इसका मतलब जो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है वो कौन सा वाला सर्वर है, मेरा दूसरा वाला, ठीक है, RODC के जस्ट नीचे वाला। सेम चीज मैं अगर RODC पे जाता हूँ, ठीक है, RODC में NTDS सेटिंग पे जाता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ,
तो देखिए यहाँ पे ये टिक मार्क नहीं है ग्लोबल कैटलॉग। तो अगर मेरे को बाई चांस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर इसको बनाना है, बाय डिफॉल्ट नहीं बनता, लेकिन अगर अगर आपको डोमेन उसको ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बनाना है अलग साइट पे, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाकर के ग्लोबल कैटलॉग पे टिक मार्क कर दूंगा एंड देन अप्लाई। लेकिन ये क्या बोल रहा है, देखिए द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक टू पब्लिश द ग्लोबल कैटलॉग वेरीज डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन टोपोलॉजी। जो टोपोलॉजी हम बनाएंगे मल्टीपल साइट्स को कनेक्ट करने के लिए आगे के वीडियोस में, तो उसमें टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि टोपोलॉजी किस हिसाब से बनती है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं ग्लोबल कैटलॉग पे टिक मार्क नहीं करूंगा, इसको जस्ट कैंसिल कर देता हूं। और सेम चीज मैं आरओडीसी पे जब जाता हूं मैं, तो यहां पे भी अगर आरओडीसी पे जाकर के मैं चूज करूंगा dsa.msc जो मेरी थी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर देखने के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर आ गया। इसको मैं अगेन मैक्सिमाइज करता हूं और ये देखिए डोमेन है dikshit.com जो अपन ने बनाया था, ठीक है। कोई भी डोमेन जो आप बनाते हो, कंप्यूटर्स, यहाँ पे देखिए जो पर्टिकुलर कंप्यूटर का नाम था, ठीक है, जो मैंने बनाया था, जो बाय डिफॉल्ट उसने शो कर दिया है। ऐसे ही मैं डोमेन कंट्रोलर में जाऊंगा तो सारी इंफॉर्मेशन, जैसे जो डोमेन कंट्रोलर का प्राइमरी ग्लोबल कैटलॉग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए डीसी टाइप क्या है, जीसी स्टैंड फॉर ग्लोबल कैटलॉग। और आरओडीसी जो मैंने अभी बनाया है वो क्या है, रीड ओनली डीसी, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। भी सेटिंग्स एज इट इज मेरी पुराने वाले जो डोमेन कंट्रोलर था ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पे, वो है वही सारी सेटिंग्स यहाँ पे मेरी शो होंगी। देखिए आईटी कंप्यूटर में जब मैंने लास्ट टाइम मैंने क्लाइंट बनाया था इसको, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एज ए रीड ओनली यहाँ पे रेप्लीकेट होगी, राइट। तो ये आपका इस तरह से आपका रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्रिएट होता है एनवायरमेंट में। नेक्स्ट वीडियोज में हम और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए